जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। डेली करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है, अभी मौसम कारणों की वजह से 2 दिन गैप कर दिए हम, लेकिन अब उम्मीद है कि गैप नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्राकृतिक आपदा और कोई ऐसी मानवीय आपदा परेशान हमको ना करे तो आज बहुत अच्छे करंट अफेयर को कवर करेंगे हम 22 मई के सेशन में। और मेरा ये करंट वाली जो चाय है ना भाई साहब, ये विश्वास मानो एक बार अगर पी लोगे ना तो फिर तो तुम्हारा जिंदगी संवर जाएगा। और आप लोगों से, सभी लोगों से मेरा एक नम्र निवेदन है कि जब भी वीडियो आपके पास जाती है तो एक बार इसे आप जरूर लोगों के पास शेयर किया करो, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है कि अगर जो पढ़ने वाला होगा ना वो इस वीडियो को नहीं कहते कि सजो के रखेगा। जो पढ़ने वाला होगा, जो गरीब होगा, उसकी बात में नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहले आज के करंट अफेयर में एक नजर हेडलाइंस को देख लेते हैं कि आज की हेडलाइंस क्या है, फिर उसके बाद आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। पहला है, पर्यावरण प्रेमी चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। दूसरा, भारतीय वायुसेना का विमान MiG-21 हुआ दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की गई जान। अंटार्कटिका में टूटा दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड। पंजाब सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान शुरुआत की। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में मोईद यूसुफ को नियुक्त किया गया। कर्नाटक सरकार ने आईसीयू और ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा की शुरुआत की। आयुष मंत्रालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 14443। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 13 नक्सलियों को मार गिराया गया। और रूस चीन ने शुरू की अपनी सबसे बड़ी परमाणु परियोजना। तो अगला है, 21 मई को विश्व भर में मनाया गया आतंकवाद विरोध दिवस। तो ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन हैं जिन पे हमें चर्चा करना है। वो टॉप 10 जो कि एग्जामिनर के दिमाग में बिल्कुल एकदम तारे की तरह दिखाई देंगे। और इसमें से जो भी क्वेश्चन मैं रखा हूं एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, उसमें फालतूगिरी नहीं है कि प्रेमिका के संग प्रेमी फरार। तो शुरू करते हैं यात्रा, और उम्मीद होगी कि आप भी लोग आनंद ले ही रहे होंगे। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरण प्रेमी चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का 94 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। तो आज का प्रश्न तो बन सकता है, हाल ही में किस पर्यावरण मित्र या पर्यावरण के जो भी सहयोग करता है, बचाव करता है, उनका निधन हुआ है। या कभी कभी पूछ लेगा कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, या चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। फिर पूछेगा टिहरी बांध जो बन रहा था उसका विरोध किसने किया था, वृक्ष मित्र किसे कहते हैं। तो प्रश्न आपका बन जाएगा, क्योंकि जो महान शख्सियत जिनकी मृत्यु होती है, जिनका देश के सेवा में योगदान होता है, ठीक है ना, एग्जामिनर उनसे प्रश्न बनाता ही बनाता है। तो आप देख रहे होंगे मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है सुंदरलाल बहुगुणा को, ये सफेद दाढ़ी, एकदम साधु का रूप, सन्यासी का रूप, ये सन्यासी। तो प्रश्न पूछ सकता है, ये तो आपको पता हो गया कि 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा का। पैदा हुए थे 1927 में और मरे हैं 2021 में। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रश्न तो बनना ही है। तो शुरू करते हैं अपनी राम कहानी। याद रखना कि इनका योगदान क्या था। आपको पता होगा कि प्रत्येक गवर्नमेंट, जब भी कोई सरकार या कोई भी देश यही चाहता कि उसके देश का विकास हो, और देश का विकास तभी होगा कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे। क्योंकि कुछ भी आज जो भी चीजें हैं सब, अगर आपका चाहे सड़क बन रहा हो, चाहे जो भी चीज बन रहा हो, सब किसी भी चीज का निर्माण हो, उसमें प्राकृतिक संसाधन लगना ही लगना है। लेकिन आप देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन भी एक प्रकार से निश्चित है, और प्रकृति ने हमें फ्री में दिया है, तो इसका मतलब गलत फायदा नहीं उठाना है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जब वृक्षों की कटाई अंधाधुंध हो रही थी, इन्होंने वो बिश्नोई आंदोलन जो था कि वहां बिश्नोई समाज की महिलाओं ने वृक्षों को चिपक गई, वृक्षों के पास जाके सुंदरलाल बहुगुणा ने भी उस घटना को दोहराया था। तो चिपको आंदोलन वही था, गले मिल गए थे, देखो गले मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब तो ये हमें पता चल गया कि सुंदरलाल बहुगुणा 94 वर्ष की उम्र में मर गए, निधन हो गया इनका।
ठीक है। लेकिन अब प्रश्न क्या बन सकता है, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही होगा कि जितने भी पर्यावरण आंदोलन है सबको हम एक बार देख लेते हैं। तो भैया चिपको तो चिपक गए सुंदरलाल बहुगुणा, इनके साथ एक और लोग थे, उनका नाम था चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना, चंडी प्रसाद भट्ट। तो अगर प्रश्न पूछेगा चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, किनसे है, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट से। इसके बाद अगर बात करेंगे एक और आंदोलन, चिपको के बाद है एपीको आंदोलन। तो अगर पूछेगा एपीको आंदोलन ये दक्षिण भारत में चला था, ठीक है ना, और इसके प्रणेता कौन थे, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, उनका नाम था पांडुरंग हेगड़े, ठीक है ना। क्या नाम था भैया, पांडुरंग हेगड़े, ठीक है ना। पांडुरंग जो हेगड़े थे, इन्हें एपीको आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, आप जानते होंगे बिल्कुल, सरदार सरोवर बांध जब बन रहा था, ठीक है ना, तो उसका बहुत विरोध हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता है मेधा पाटकर। कौन भैया, मेधा पाटकर। प्रश्न पूछता है, कूद कूद के परीक्षाओं में आता है, कंप्लान से भरा हुआ परीक्षा में आता है, ठीक है ना। अगला है टिहरी बांध का विरोध। टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है, ठीक है ना। सबसे भूकंप के सबसे खतरनाक जोन में स्थित है टिहरी बांध, ठीक है ना। तो टिहरी बांध जब बन रहा था तो इसका भी विरोध कौन किया था। आपको लोग कहोगे सर जी बांध का विरोध क्यों कर रहे थे, तो खैर उसका भी एक वैज्ञानिक पर्यावरणीय कारण है, हम उस पर चर्चा करना नहीं चाहेंगे। लेकिन बस इतना याद रखना कि टिहरी बांध का भी विरोध किया था कौन, आपके सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो एपीको आंदोलन, पांडुरंग हेगड़े, नर्मदा, मेधा पाटकर, टिहरी बांध, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला देख लेते हैं क्या बन जाएगा इनसे। अगला है कि इनका उपनाम, इनको किस नाम से जाना जाता था। तो पहला इनका उपनाम है हिमालय का संरक्षक। बहुत प्यारा प्रश्न है ना, हिमालय का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल याद रखना सुंदरलाल बहुगुणा को। वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है, वृक्षों के मित्र किसे कहा जाता है, वृक्ष मित्र, वृक्ष का मित्र किसे कहा जाता है। तो याद रखना वृक्ष मित्र जो कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को, ठीक है ना। इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ज्ञानी आदमी थे, तो इनकी प्रमुख रचना बड़ी चर्चा में रहती है। तो स्वर्ग को गए तो जाहिर सी बात है इनकी यादें तो रहेंगी, और एक जानवर यादों से ही काम चला डालेगा। तो अगर बात करें इनकी प्रमुख रचना धरती की पुकार, ठीक है ना, इनकी प्रमुख रचना है धरती की पुकार। तो बिल्कुल याद रखना प्रश्न पूछ सकता है कि धरती की पुकार किसकी रचना है, तो सुंदरलाल बहुगुणा की। आगे की बात है कि 2009 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है ना, ये पद्म विजेता है, पद्म विभूषण प्राप्त विजेता है। तो याद रखना, ठीक है ना, कि पद्म विभूषण इन्हें कब मिला था, 2009 में। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने नोबेल, जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है ना, शांति का नोबेल पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना कर दिया था इन्होंने। तो आज इस महान शख्सियत की, भारत में जो पर्यावरण के प्रति जिन्होंने अपना अकूट योगदान दिया, वो एक युग का अंत हो गया। इसके विषय में अगर देखा जाए तो प्रश्न बनना ही बनना है। तो मैंने जो भी प्रश्न इनसे बनने लायक था मैंने रख दिया, और आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप भी इनको पढ़ें। तो भैया पर्यावरण प्रेमी चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, का 94 वर्ष में की उम्र में निधन हो गया। एपीको आंदोलन भी चलता है, उसके नेतृत्व करता थे पांडुरंग हेगड़े, नर्मदा, मेधा पाटकर, टिहरी बांध का सुंदरलाल बहुगुणा, वृक्ष मित्र या हिमालय का संरक्षक किसे कहते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा को। इसके बाद इनकी प्रसिद्ध रचना धरती की पुकार, इन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला था, और एक ऐसे पर्यावरणविद थे जिन्होंने शांति का नोबेल और पद्मश्री पुरस्कार लेने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इसमें उत्तर प्रदेश वाला प्रश्न का राज छिपा है। इसमें उत्तर प्रदेश वाले प्रश्न का राज छिपा है। कैसे छिपा है, आपको पता होगा कि भारतीय वायुसेना का MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, और उसमें एक वीर पायलट, ठीक है ना, उनका नाम है अभिनव चौधरी, जो कि शहीद हो गए हैं। तो यह प्रश्न बन जाएगा पहली बात कि यह पायलट एक लड़ाकू विमान है MiG-21, और MiG-21 किस देश का है, तो रूस का है। हम अभी इस पर बाल की खाल निकालते हैं, इसके घबराना मत। अब देखो हुआ क्या था, होता है कि थोड़ी सी खराबी आ जाती है, खैर जो भी है, क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें हमारे पायलट की भी जान चली गई। लेकिन जो पायलट थे ये यही है, ये दुर्घटनाग्रस्त है। मैंने कुछ फुटेज रखा है यहाँ पे, और आप देखेंगे ये हमारे हैं अभिनव चौधरी, और इनके विषय में कहा जाता है कि ये पायलट थे, लेकिन जब इन्होंने अपनी शादी की तो 1 रुपया दहेज लिया था, बस 1 रुपया लड़की वालों से, वो शादी कर ली। आज तक पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, मार मार दहेज लगा देते ऑनलाइन, लेकिन देख लो कुछ सीखना चाहिए। खैर, तो बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है भारत के लिए। देखो विमान
टूट जाए फूट जाए वो तो चलता है, लेकिन आदमी ना जाए यार, क्योंकि पायलट को तैयार करने में बहुत बड़ा, आप देखेंगे हमारा एक वीर फंस गया था पाकिस्तान में, सरकार ने एडी से चोटी जोर लगा दिया था वीर अभिनंदन को लाने में, बहुत बड़ी क्षति हुई है। खैर, तो अगर बात करें पहले कि भारतीय वायुसेना, तो भारतीय वायुसेना अगर पूछेगा कि वायुसेना दिवस मनाया कब जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। पहला नंबर एक क्वेश्चन करंट भी बन सकता है। इसके बाद अगर पूछेगा वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो राकेश सिंह भदौरिया। कौन भैया? राकेश सिंह भदौरिया। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ठीक है ना। मनोज मुकुंद नरवणे है ना, इसी तरह सबको याद रखा करो, ये ना कि खाली एक एक चीज का याद रखे करें, ठीक है। प्रमुख है राकेश सिंह भदौरिया। और इसके बाद अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिग 21 है, तो मिग 21 भारतीय वायुसेना में 1964 में शामिल किया गया था, लेकिन इसमें बड़ी खराबी निकलती है। जब बड़ी खराबी निकल रही थी, बड़ी शिकायत आने लगी, तो 1950 में रसिया ने इसका जो उत्पादन था वो रिवाइन कर दिया। लेकिन हम भारत के लोग जुगाड़ू काम करने वाले, स्क्रू गिर जाता है तो तीर से कस लेते हैं, बांध देते हैं, तारे से बांध देते हैं ताकि जिंदगी भर ना टूटे। तो भारत इसके अपग्रेड वेरिएंट को चला रहा है। आप देखेंगे बहुत बार ये क्रैश होता है, ठीक है ना। मैं इस पर एक वीडियो लाऊंगा कि आखिर मिग 21 इतना जल्दी, मतलब कि बार बार क्रैश क्यों होता है। ये हमेशा आप सुनेंगे मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्या कारण है इसका, हम चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन अभी तो याद रखना कि ये किसका वेरिएंट है, किस देश से लाया गया है, तो रूस से। और भारतीय सेना में कब शामिल किया गया था? 1964 में। और 1985 में रूस ने इसके जो भी इसका निर्माण था उसको बंद कर दिया, ठीक है। अब यहां पर बात कर लें, देखो अब यहां पर एक चीज और है कि जो भी हमारे ये मित्र हैं, जो हमारे जवान हैं, इनका नाम है अभिनव चौधरी, ठीक है ना। अभिनव चौधरी, तो अभिनव चौधरी से भी प्रश्न बन सकता है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं, ठीक है, मेरठ के रहने वाले हैं। तो अब यहां से हमारा प्रश्न ये बन जाएगा कि अभी हाल ही में मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें हमारा एक पायलट शहीद हुआ है, उनका संबंध किस राज्य से है, राज्य में किस जिले से, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश से है, मेरठ से है। तो मेरठ से अगर देखा जाए तो पहला आपका प्रश्न बनेगा कि एक जिला एक उत्पाद क्या है भैया, तो खेल का सामान। जो खेल का सामान है ना मेरठ का, ये पूरे विश्व में बड़ा चर्चा का विषय रहता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कैंची नगरी, यहाँ की कैंची भी बड़ी खतरनाक होती है। और क्रांति नगरी, कैसे भूल जाओगे क्रांति करने वालों को, ठीक है ना। तो खेल का सामान, एक जिला एक उत्पाद है यहाँ का, कैंची और क्रांति नगरी मेरठ। और हमारे जो अभिनव चौधरी हैं, ये भी कहां के हैं, तो मेरठ के रहने वाले हैं। मिग 21 किस देश से हमने खरीदा है, रूस द्वारा निर्मित है, 1964 में भारतीय में शामिल किया गया, ठीक है ना। और आपको पता होगा भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर मैंने कहा कि वर्तमान में इसके जो चीफ हैं उनका नाम है राकेश सिंह भदौरिया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त प्रश्न, ठीक है ना, जिसका तुझे था इंतजार। देखो आ गया। अगर बात करें, अंटार्कटिका में टूटा दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड। आपको पता होगा कि हम पर्यावरण के साथ दिन पर दिन घटिया गेम खेल रहे हैं। घटिया एकदम नहीं कहते हैं कि गेम हो रहा है उसके साथ, हमें नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस हमारा स्वार्थ बस निकल जाए बहुत है। हम खूब स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न कर रहे हैं हर जगह आज भी, और इसका परिणाम यह है कि आने वाले समय में विश्व डूबेगा, देख लेना। क्योंकि और डूबेगा ही नहीं, प्यास के मतलब पानी होते हुए भी लोग मरेंगे, क्योंकि जो शुद्ध ग्लेशियर है वो टूट टूट के ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र में बढ़ रहे हैं। तो समुद्र में पानी जाएगा तो समुद्र का पानी खारा कौन पिएगा जी। और समुद्र का जो जलस्तर होगा वो तो ऊंचा ही होगा, तो छोटे छोटे द्वीप, इसके बाद बड़े बड़े द्वीप भी डूबेंगे, देख लेना। क्यों? क्योंकि पर्यावरण के साथ जो हमारा संबंध था ना, ग्राही और दाता का, लेकिन अब वो दाता का नहीं हो गया, केवल ग्राही का ही हो गया। इसलिए पर्यावरण हमारे साथ, प्रकृति हमारे साथ घिनौना गेम खेल रही है। देख लो आज भी एक तूफान ताउते गया नहीं कि यास आ गया। इसका परिणाम मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी सुधर जाइए, ठीक है ना। जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं सब कागजी पेजों पर होती हैं,
कोई जमीनी स्तर पर नहीं उतरती और इसी का परिणाम है। आपको पता होगा कि अंटार्कटिका में ये बहुत बड़ी चीज है और मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस के वेबसाइट से लिया है। अंटार्कटिका गिव्स बर्थ टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग, ठीक है ना। ये आइसबर्ग है, इसे ग्लेशियर मत बोलना, आइसबर्ग है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि अंटार्कटिका में पूरा ग्लेशियर हिमखंड होता ही है पूरा। अब वहां से एक ग्लेशियर टूटा है जो कि बहुत बड़े क्षेत्रफल का है ऐसा माना जा रहा है, और पूरे विश्व में वैज्ञानिक जो भी है ना सबके दांत खट्टे कर दिए कि ऐसे ग्लेशियर टूटते रह गए तो आने वाले 100 साल में मानव अस्तित्व जो है ना वो खतरे में पड़ जाएगा। तो है क्या, ये थोड़ा सा याद रखना। प्रश्न ये से पूछ सकता है कि जो ग्लेशियर अभी टूटा है कहां पर टूटा है, तो अंटार्कटिका में टूटा है, ठीक है। तो देखो मैं मतलब कि मीडिया वाले को भी रख देता हूं तुम्हें ताकि क्लियर हो जाए कि ये न्यूज़पेपर से ही ना कि बना बनाया बातें मैं बोल रहा हूं। यहां पर सैटेलाइट द्वारा ये नक्शा भी लिया गया, यही जो हिस्सा है ना ये टूटा है, ठीक है ना। A76 और वेडल सी में तैर भी रहा है इस समुद्र में। ये पूरा पहले हिस्सा एक था लेकिन अब ये टूट चुका है बीच से और टूट के यहां पर वेडल सी में तैर भी रहा है। ये इंडियन एक्सप्रेस से मैंने वेबसाइट लिया है। अब देखो यहां से मैटर क्या है, यहां से प्रश्न हमारा तो बनेगा ही, अब तो पता ही हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितना हिस्सा टूटा है, जैसे आपको लग रहा होगा कि छोटा मोटा बर्फ का, जैसे तुम अपने आए पेप्सी ठंडा करने के लिए लाते हो वैसा टूटा है, तो ऐसा नहीं टूटा है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ये जो बर्फ टूटा है इसकी जो लंबाई है ना, लंबाई है 170 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो है 25 किलोमीटर, अर्थात 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा, ठीक है ना। आइसबर्ग ये टूटा है, इस बात को याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितना बड़ा क्षेत्रफल है इसका दिल्ली का 3 गुना है, ठीक है ना। दिल्ली जो आपकी राजधानी उसका 3 गुना यह क्षेत्र टूटा है, तो सोच लो कितना बड़ा आइसबर्ग टूटा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो भी वैज्ञानिक है जो भी पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की बात करते हैं, और आज भी हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग गैसों, जो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें हैं उसका भरपूर रूप से हम समर्थन कर रहे हैं। बस मानने मतलब हम विकास के एक नहीं कहते हैं कि चकाचौंध में हम अस्तित्व भूल गए हैं कि आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। हमारे पूर्वजों ने ये सब सजो के रखा था, तब आप देखने पा रहे हो। हम नहीं सजो के रखेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी नहीं देखेगी। तो बहुत सोचने की बात है ऐसी ऐसी घटनाओं पर भी। तो याद रखिएगा अंटार्कटिका में टूटा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमखंड, ठीक है ना। कितनी लंबाई है भैया, 170 किलोमीटर लंबा है। चौड़ा कितना है तो याद रखना 25 किलोमीटर है, और अगर देखा जाए तो जो हमारी राजधानी दिल्ली है उससे 3 गुना बड़ा है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना। पंजाब सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान शुरुआत की है, तो प्रश्न यह बन सकता है कि कोरोना मुक्त पिंड की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो पंजाब सरकार द्वारा की गई है। तो पंजाब लोग आ गए, ठीक है ना, वो बप्पा चच्चा वाले, तो हम छोड़ कैसे दें, ठीक है ना। चल जाओ पंजाब की राजधानी और मुख्यमंत्री पर नहीं जाएंगे, कैप्टन अमरिंदर से उतना मतलब नहीं है। देखो जब भी हमें कोई राज्य मिलेगा तो हम उसको 2 चीज में कवर करेंगे। पहला तो हम उसको देखेंगे करंट अफेयर, और दूसरा देखेंगे उसका जीएस, ठीक है। तो करंट अफेयर में अभी हाल ही में आपको मैं पढ़ाया भी हूं कि इसने वादा किया अपने गांव वालों से, पंजाब गवर्नमेंट ने, कि जो गांव 100% टीकाकरण करवा लेगा, ठीक है ना, टीकाकरण करवा लेगा तो उसको 10 लाख का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, ठीक है ना, 10 लाख रुपए का, ठीक है ना। 100%, प्रश्न यह बन सकता है, ठीक है ना, लाख में 10 लाख दिया जाएगा। 100% अगर गांव का वैक्सीनेशन, टीकाकरण या वैक्सीनेशन हो जाएगा, उस गांव को 10 लाख रुपए का पुरस्कार देने का योजना कौन सी सरकार ने बनाया है, तो पंजाब सरकार ने। पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन नोट कर लेना मिलॉट। दूसरा मिलॉट देखो, दूसरा यह है कि मलेरकोट अभी हाल ही में बहुत चर्चा में है, मलेरकोटला है ना, जो कि 23वां जिला बना है। 23वां जिला ये किसका बना है, तो पंजाब का। इसके बाद अगर देखा जाए तो तीसरा नंबर करंट अफेयर बन सकता है दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, है ना। दिव्यांग सशक्तिकरण योजना किसका है, तो याद रखना ये भी पंजाब गवर्नमेंट का है। अरे भैया आई रखवाली ऐप भी किसका है, तो पंजाब का है, बिल्कुल याद रखना। तो आई रखवाली हो, दिव्यांग सशक्तिकरण हो, मलेरकोटला हो, 100% में 10 लाख रुपया हो, सब एक ही होगा, पंजाब। और जीएस में आ जाओ। अरे जीएस में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, पंजाब। इसके बाद सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला कौन, अपना उत्तर प्रदेश।
आगे, सर्वाधिक नहरों से सिंचाई करने वाला राज्य, नहरों से सिंचाई करने वाला राज्य कौन? पंजाब। इसके बाद स्वर्ण मंदिर भी कहाँ है? सोने का मंदिर, अमृतसर। और आपको पता होगा कि 5 नदियों की भूमि भी किसे कहते हैं? तो पंजाब को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में मोईद यूसुफ को नियुक्त किया गया है। देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो परीक्षा में बन सकता है कि पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में मोईद यूसुफ को नियुक्त किया गया है, या वर्तमान में पूछ देगा कि पाकिस्तान के कौन वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। जैसे कि हमारे यहाँ जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उसी तरह हर देश के अपने एक सुरक्षा सलाहकार होते हैं। तो मोईद यूसुफ को पाकिस्तान का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। ये तो हो गया। देखो, लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में बिल्कुल गरीबी है, बेचारे बड़े दिन से भूखे प्यासे लग रहे हैं, लग रहा है अन्न बिना तड़प रहे हैं, हाय रे मधुबाला, है ना। ऐसा ही इमरान खान बेचारे मांग रहे हैं, इधर से शुतुरमुर्ग का अंडा, उधर से कौआ का अंडा मांग के खिला पिला रहे हैं। तो देखो कैसे कुपोषण लग रहे हैं। ये हमारे यहाँ का देख लेना और टाइप करके अजीत डोभाल का, ठीक है ना, कितना जबरदस्त पर्सनालिटी दिखती है उनकी। तो खैर, इससे मतलब नहीं है। आज हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। ये तो पता चल गया कि मोईद यूसुफ यहाँ के नए एनएसए होंगे। तो अगर बात कर लें कि यहाँ के पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, ठीक है, लेकिन खैर छोड़ो, यहाँ पे बात कर लेंगे यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री है इमरान खान, है ना, भिखमंगान खान। आगे देखा जाए तो अगर यहाँ का राष्ट्रीय खेल का है पाकिस्तान का, तो हमार जवन है वही पाकिस्तानों का है। और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, ठीक है ना। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और सबसे ज्यादा लात खाने वाला, ठीक है ना, पिटाने वाला, लात खाने वाला, कुछ भी कह लो, खाने वाला देश भी कौन है? पाकिस्तान। भारत जब मन करता है तब एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। अभी बिचवा में ईरान भी कर दिया था इसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है ना। तो पिटौर है सब। खैर, थोड़ा सा आनंद के लिए इसको भी रख लेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने आईसीयू और ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा शुरू की है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, और देखते हैं कि ये प्रश्न, ठीक है ना, और कितने प्रश्नों को लेकर अपना साथ। तो बिल्कुल ये बात याद रखना। देखो कि ये प्रश्न बन सकता है कि आईसीयू और ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई। ये बात तो पता चल गया। अब देखो फिर से, यहाँ पर हमें राज्य मिल गया, और जब राज्य मिल गया तो पहले हम यहाँ पर 2 चीज को कवर करेंगे। एक तो राज्य से संबंधित करंट अफेयर, और एक राज्य से संबंधित जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन, ठीक है। अब देखो, अगर देखा जाए, पहले तो ये पता कर लेते हैं, आईसीयू चिल्लाते हो, इसका कई लोगों को फुल फॉर्म पता नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है ना। इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव, है ना, केयर यूनिट, ये आईसीयू का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद करंट अफेयर पर चलते हैं कर्नाटक के। आ जाओ, अगर पूछेगा कि नेकारा सम्मान योजना, ये बुनकरों के लिए चलाया गया कर्नाटक सरकार द्वारा, नेकरा, है ना, नेकरा सम्मान योजना किस देश की है? तो किस राज्य की है? तो कर्नाटक की है नेकरा सम्मान योजना। फिर देश का पहला टॉय क्लस्टर किस राज्य में? कर्नाटक में। सूर्या योजना की अगर बात करें, ठीक है, तो सूर्या योजना भी किस राज्य की है? तो कर्नाटक की। तो नेकरा सम्मान योजना हो, टॉय क्लस्टर हो, या सूर्या योजना हो, सभी का एक ही जवाब होगा। नेकरा से लेके, टॉय से लेके सूर्या तक, कर्नाटक। अब आ जाओ, कर्नाटक को जीएस में कवर किया जाता है। और देखो मेरा कमाल, यहां पे शुरू करते हैं। अगर पूछेगा यक्षगान, आया कुछ याद? यक्षगान कहां का? कर्नाटक। करगा कहां का? सभी का एक ही जवाब, कर्नाटक। यक्षगान यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, करगा लोक नृत्य है, कर्नाटक। आगे, रेशम और सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, रेशम और सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन भी कहां होता है? तो बिल्कुल कर्नाटक में होता। आगे बात करें, कैगा परमाणु संयंत्र भी कहां है? तो कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर जो कि हम्पी में है, तो हम्पी भी कर्नाटक में है, विरूपाक्ष मंदिर, है ना। इसके बाद अगर बात करेंगे मरुधर स्वर मंदिर, ऐसे लिखो, मुरद स्वर मंदिर, ये भी कहां पे है? तो विरूपाक्ष मंदिर की बात कर लें, मुरद स्वर मंदिर की बात कर लें, तो सब ही एक के जवाब होगा
कर्नाटक, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल बाजूभाई वाला, ठीक है ना। तो यक्षगान हो, करगा हो, सब कर्नाटक में। रेशम और सूरजमुखी का उत्पादन, कहवा का भी उत्पादन होगा कर्नाटक में। कैगा परमाणु संयंत्र भी कहां है? कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर, मुरुडेश्वर मंदिर भी कहां पे है? तो कर्नाटक में। उम्मीद है क्वेश्चन का बाल की खाल निकाल दिया हमने। आगे चलते हैं, बहुत जबरदस्त प्रश्न है ना, आपके लहराता हुआ कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। आयुष मंत्रालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 14443। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। आप देखेंगे कि इस कोविड महामारी में बहुत से लोग सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और सरकारी हॉस्पिटल की क्या दशा कहने लायक भारत को। साहब विदेशी मीडिया भारत पर हंस रही है, बहुत बड़ी चीज है साहब। विदेशी लोग हंस रहे हैं, वे लोग जिनके घर नंगे हैं वो लोग हंस रहे हैं, सब देखने की बातें हैं। तो उसका परिणाम है, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखेंगे कि इस महामारी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाओं की कमी हो रही है, लोग लाशें तैर रही हैं साहब। खैर, अपनी अपनी बातें हैं। तो अगर बात करें कि आयुष मंत्रालय, जो कि एक मंत्रालय है, और पहले तो हम आयुष पर चर्चा कर लेते हैं। तो आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई है 9 नवंबर 2014 को, याद रखना 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई। ये आयुष है क्या? तो एक फुल फॉर्म होता AYUSH। ए से आयुर्वेद, बाबा रामदेव, ठीक है। इसके बाद Y से योग, बालकृष्ण महाराज। U से यूनानी दवाखाना, हकीम वैद मिले। C से S से सिद्धा, ठीक है। और अगर देखा जाए H से होम्योपैथ। ये बहुत बड़ी चीज है ना। यानी कि अब भारत में आयुर्वेद से भी इलाज होगा, योग से भी, यूनानी से भी, सिद्धा से, होम्योपैथ से, सभी से। अब देखेंगे तो इसी के लिए एक संस्था, एक मंत्रालय बना दिया गया 9 नवंबर 2014 को। उसे हम कहते हैं आयुष, नाम दे दिया गया। तुम आयुष अपने घर के बच्चों का नाम ना समझ लेना। तो उसने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि किसी को भी अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो वो इस नंबर पर डायल करेगा। तो ये टोल फ्री नंबर है, तो अपनी समस्याओं को बताएगा, तो वहां से निदान उसको मिल जाएगा। तो अगर प्रश्न पूछ सकता है, और बिल्कुल पूछ सकता है, कि आयुष मंत्रालय द्वारा या आयुष मंत्रालय का जो हेल्पलाइन नंबर है क्या है, तो याद रखिएगा 14443। तो आयुष की स्थापना 9 नवंबर 2014। आयुष का फुल फॉर्म आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो 2018 में आयुष ने एक योजना चलाई थी, बड़ा चर्चा में रहा था योजना। उसका नाम है आयुष आपके द्वार, आयुष आपके द्वार योजना, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, आयुष आपके द्वार योजना 2018 में आयुष सरकार द्वारा, आयुष मंत्रालय द्वारा योजना चलाया गया था। लेकिन वर्तमान में करंट की बात यही है कि आयुष मंत्रालय ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 14443। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत दुखद घटना है लेकिन बहुत अच्छी भी घटना है, ठीक है, कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों और पुलिस के बीच, ठीक है ना, एक मुठभेड़ हुआ है। और मुठभेड़ में आप देखेंगे कि 13 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो मैंने यहां पर बिजनेस स्टैंडर्ड वेबसाइट से एक ले लिया है थोड़ा सा ग्राफ आपको दिखाने के लिए। 13 नक्सल किल्ड इनकाउंटर विथ पुलिस इन महाराष्ट्र, गढ़चिरौली। तो गढ़चिरौली की घटना है, बिल्कुल याद रखिएगा। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो कुकृत्य इन नक्सलियों ने, माओवादियों ने किया था, उसका हमको लगता है बदला ले लिया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यह घटना कहां की है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कहां? गढ़चिरौली की। तो खैर इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बन सकता, हम महाराष्ट्र को लिंक कर सकते, लेकिन समय अब ज्यादा हो रहा है, छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी याद रखना इस घटना को, बहुत इंपॉर्टेंट घटना। अगला चल लेते हैं, अगला देख लेते हैं कैसी घटना है। अगला है बहुत जबरदस्त प्रश्न, बहुत जबरदस्त प्रश्न। रूस और चीन की अपनी सबसे बड़ी परमाणु परियोजना, मतलब रूस और चीन ने शुरू की है अपनी सबसे बड़ी परमाणु परियोजना। अब देखो, अब ये जो परमाणु परियोजना है ये तो सही है, मतलब अभी प्रश्न बन जाएगा कि इन दो देशों ने अपनी सबसे बड़ी परमाणु परियोजना का शिलान्यास किया, तो उत्तर दे दोगे रूस और चीन। लेकिन यहां से सोचने की बात यह है कि क्या आने वाले समय में यह बहुत बड़ा हानिकारक हो सकता है भारत के लिए, कि जैसे अगर देखा जाए तो भारत का रिश्ता अब रूस के साथ खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो ऐसा हो सकता है क्या? तो बिल्कुल सर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तान का रूस के साथ संबंध नहीं होगा, लेकिन जो दिल वाला रिश्ता है ना रूस का, वो भारत के साथ ही है। अभी भी आप देखेंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू जो भी आपके
इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 25 देशों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसमें भारत को इग्नोर किया। लेकिन वो जानते हैं भारत की कंडीशन क्या है इस समय, तो इग्नोर कर दिया होगा। तो रूस और चीन ने शुरू की अपनी सबसे बड़ी परमाणु परियोजना, ठीक है ना। अब यहां से थोड़ा सा हम रूस को भी कवर करेंगे, ठीक है ना, और चीन को भी कवर करेंगे, ठीक है। देखो कैसे कवर करते हैं। देखो यहां से अगर हम पढ़ना चाहें तो बहुत कुछ हमें मिल जाएगा। तो रूस की अगर बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को, और मॉस्को किस नदी पर? मॉस्कोवा, ठीक है भैया। रूस की मुद्रा रूबल, मुद्रा का नाम क्या है भैया? रूबल, और संसद का नाम है ड्यूमा, ठीक है। ये तो हो गया रूस। चीन का देखो, चीन से जीएस बनने वाला प्रश्न, कितना जीएस बनेगा चीन से? अकेले चीन एकदम झकझोर देता है। देखो चीन की अगर बात करें, चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिंबी, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न और बन सकता है कि चीन का शोक किसे कहते हैं? वांगहो को, ठीक है।